बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इस प्रोग्राम के शुरू में मेरी तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने 500,000 का माइलस्टोन अचीव करना है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से और आपके ताउन से हम इस माइलस्टोन को ज़रूर जो है वो अचीव करेंगे। व्यूअर्स, प्रोग्राम में इमरान खान ने जो जेल में गुफ्तगू की और जो उनके 15 नकात हैं, इसका तफसील से जायज़ा रखूंगा मैं आपके सामने। लेकिन उससे पहले एक जुमला आसिफ अली जरदारी साहब के लिए, जिन्होंने इस्लामाबाद में जलसे के हवाले से जो बिल उनके सामने टेबल पर रखा गया, अब इसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। ये वही आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो तकिए के नीचे पिस्टल रखकर सोते थे और इन्हें खौफ था, और उन्होंने ये बातें किसको बताई? हामिद मीर को। और हामिद मीर इन तमाम बातों के गवाह हैं आज पाकिस्तान के अंदर। व्यूअर्स, उस वक्त इन्हें किसका खौफ था कि ये पिस्टल रखकर सोते थे कि कोई इन्हें मार देगा? आज इन्होंने इस बिल के ऊपर दस्तखत किए, इन्हें इमरान खान का खौफ है। इन समेत पूरी पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के तमाम इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को, कठपुतली जो हुकूमत है, जो बोने हैं और जिस तरह से ये जो पपेट्स हैं इस वक्त हुकूमत को चला रहे हैं, इन सबको ये खौफ है कि अगर असली शेर बाहर आ गया तो फिर नकली शेरों का क्या होगा। इसीलिए इस बिल के ऊपर इन्होंने अपनी एक इंश्योरेंस पॉलिसी करवा के रख ली है और दस्तखत आसिफ अली जरदारी साहब ने कर दिए हैं। और अब जो सुनामी है वो इस्लामाबाद से टकराने के लिए तैयार है। पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, शहर को कंटेनर शहर में तब्दील कर दिया गया, तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद किए जा रहे हैं। लाहौर से खबरें भी यही हैं कि मोटरवेज के ऊपर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पंजाब की वो तमाम सड़कें जो इस्लामाबाद को मिलाती हैं, उन तमाम सड़कों के ऊपर, तमाम रास्तों के ऊपर इस वक्त आपको रियासत नजर आएगी, और मिशन सिर्फ एक ही है कि इमरान खान को रोक लो। इसलिए कभी ये दस्तखत करते हैं और कभी ये कंटेनर्स रखकर इमरान खान का रास्ता रोकने की कोशिश करें। लेकिन सोच और शऊर के आगे कौन सा कंटेनर लगाओगे, ये शायद इनके पास जवाब नहीं है। व्यूअर्स, अब असल मुद्दे की तरफ आते हैं। इमरान खान ने आर्मी चीफ को क्या पैगाम दिया? यहीं रहूंगा, यहीं मरूंगा, लेकिन बाहर नहीं जाऊंगा। नैब जनरल बाजवा के अंडर था और आज यही नैब किसके अंडर है? इमरान खान के इंकशाफात अडयाला जेल में, और उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू की। आज ये पहली दफा हुआ है कि पिछले 3 हफ्तों में इमरान खान की गुफ्तगू बाहर आई है। कुछ टेलीविजन चैनल्स ने इसे रिपोर्ट भी किया, लेकिन आज भी पहले से ज्यादा जो सेंसर लगाया गया, इसमें थोड़ी सी शिद्दत देखी गई, लेकिन तमाम गुफ्तगू को फिर भी मीडिया पर नहीं चलाया गया। खान साहब के 15 नकात। पहली चीज, इमरान खान ये कहते हैं कि आर्मी चीफ ने नफरतें कम करने का बयान दिया। मुतबाना गुजारिश करता हूं कि नफरतें आपकी वजह से हैं। कोई बताए कि मेरी अहलिया का क्या कसूर है कि 7 माह से जेल में हूं, और इस वक्त नैब किसके अंडर है कौम बखूबी जानती है। मेरा इस मुल्क में जीना मरना है, मैं इसी मुल्क में मरूंगा। इशराफिया में से किसी की प्रॉपर्टी बाहर नहीं, उन्होंने बाहर भाग जाना है। यहां पर पाकिस्तान के अंदर लोगों की प्रॉपर्टीज आपको हॉलिडे होम्स होते हैं ना जिस तरह, वैसे नजर आएंगे, और वो लोग जिनकी प्रॉपर्टीज बाहर भी हैं वो बाहर एक दिन भाग जाएंगे। मैंने आपको बहुत पहले कहा था, इमरान खान साहब ये जो बात कर रहे हैं ना कि ये मुल्क शिकारगाह है, हम शिकार हैं और शिकारी आते हैं। जब इलेक्शन का सीजन आता है, सजता है पूरा पाकिस्तान दुल्हन की तरह, और फिर इस मुल्क को लूट लिया जाता है। और फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि इस मुल्क को डंडे की नहीं बल्कि इंसाफ की जरूरत है। आज पाकिस्तान में क्या चीज आपको नहीं मिलेगी? वो इंसाफ है जो अदालतों से होता हुआ और ना ही मिलता आपको नजर आता है। पाकिस्तान की आवाम को भेड़ बकरियां बना दिया गया। इंसानों को भेड़ बकरियां बनाना और इंसाफ से दूर रखना ये अमन नहीं है, बल्कि अमन के खिलाफ एक जंग है। चौथी चीज जो खान साहब कहते हैं कि 8 सितंबर को अवाम निकले, ये हकीकी आजादी की जंग है। आजादी इंसाफ से आती है और इस कौम के लिए बाहर निकलना अब जरूरी हो गया। 5वां नुक्ता, नैब तरामीम तबाही का रास्ता है। मुल्क इशराफिया के कब्जे में है। छोटी सी इशराफिया ने अरबों के केस माफ करवा लिए। नैब तरामीम आइन के भी खिलाफ है। दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हुआ कि कानून पास करवाकर चोरी माफ करवाई जाए, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि जब किसी को आपने बड़ी कुर्सी पर बैठाना हो, उससे पहले उसकी कमर का दर्द हर रोज निकलता है, और उसने अब जब उसे कुर्सी पर बैठा दिया गया तो वह पूरी कौम का जो है वो दर्द निकाल रहा है और कौम को मजबूर कर रहा है कि वो सड़कों पर आए। जो छठा नुक्ता है खान साहब की तरफ से जो उठाया गया कि नैब ने 2017 तक
290 अरब रुपए इकट्ठे किए। हमारे 3.5 साल में नैब ने 480 अरब रुपए इकट्ठे किए। अभी मजीद 1100 अरब रुपए इकट्ठे होना थे। नैब तरामीम के बाद सिर्फ 1.5 करोड़ इकट्ठा हो सका। पाकिस्तान के अंदर काजी साहब को जाकर कोई जगाए कि सरकार, आप ये कहते हैं ना कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और हम इस सुप्रीम पावर के आगे घुटने टेकते हैं, और जिस तरह से सुप्रीम पावर को आपने उसके आगे सर खम कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के आगे कौन सर खम करेगा? पाकिस्तान की आवाम का पैसा था सरकार, जिसे बाहर किकबैक्स की शक्ल में, करप्शन की शक्ल में और न जाने कौन कौन से रास्ते अपनाए गए इस पैसे को बाहर भेजने के लिए। लेकिन काजी साहब ये कहते हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती, इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है और हम अपने घर के अंदर रहें, हम अपनी हद की हिफाजत करें, वो अपनी हद में रहें, कोई किसी को तंग ना करे, और इससे बनता है प्यारा पाकिस्तान। सरकार, प्यारा पाकिस्तान ऐसे नहीं बनता। पाकिस्तान बनाना है तो कुर्बानियां देना होंगी। सिर्फ किस्से सुनाने से कि आपके वालिद मोहतरम ने पाकिस्तान की तहरीक जो चली आज़ादी की, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वो कायदे आज़म के साथियों में से थे। लेकिन आप आज किसके साथी हैं ये दुनिया को बखूबी मालूम हो गया, और आप अगर ना भी बोलें तो आपके फैसले बोलते हैं। किसी ने सही कहा था ना कि जज नहीं बोलता, उसके फैसले बोलते हैं, और आपके फैसले बोल रहे हैं कि आप तारीख के किस तरफ खड़े हैं और इमरान खान तारीख के किस तरफ खड़ा है। 7वां नुक्ता, चोरियां माफ करवाई जा रही हैं और कौम को कहा जाता है कि कुर्बानियां दो। इशराफिया ने इस मुल्क में अरबों के केस माफ करवा लिए। खान साहब ये भी कहते हैं कि अडयाला जेल में सैकड़ों कैदी 50,000 से 1 लाख के मचलके और जुर्माने जमा ना करवाने जाने के बायस इस कैद में है। नैब तरामीम के जरिए चोरों को बड़ी छूट दे दी गई। एक क्लिप बड़ा वायरल है जी आजकल। वो जो कच्चे के डाकू हैं लुंड साहब, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं जनाब साईं, मैं तो एक छोटा सा चोर हूं। इस मुल्क के अंदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ और न जाने कितने कितने बड़े चोर हैं। कभी किसी ने इनको पूछा हमारे खिलाफ तो आप ऑपरेशन करते हैं, सरकार इनके खिलाफ भी ऑपरेशन करें, लेकिन कोई ऑपरेशन नहीं करता। आज पाकिस्तान की जो कैद खाने हैं, जो जेलें हैं, आप इनमें जाकर देखें तो आपको एक नई से नई कहानी मिलेगी। लोग बताते हैं जो जेल में कवरेज करते रहे और जो बीट रिपोर्टर्स हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है और वो अपनी ज़मानत करवा सकें। अगले दिन मुझे किसी ने केस शेयर किया कि एक वालिद को हथकड़ियाँ इसलिए लगा दी गई क्योंकि वो गरीब था, और जो बच्चों का जो पैसा उसने अदालत के अंदर कमिट किया वो दे नहीं सकता था। मजबूरी होगी जी, ठीक है, लेकिन बच्चों के सामने, बीवी के सामने उसे हथकड़ियाँ लगवाई जाती हैं और बीवी जो है वो दूर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। और पाकिस्तान के अंदर एक बाप को आप अपने बच्चों से दूर रख सकते हैं इसलिए कि वो खर्चा नहीं दे सका क्योंकि वो गरीब है और उसके पास पैसे नहीं है कि वो महंगे वकील कर सके, इसीलिए उसे हथकड़ियाँ लग गई। ये पाकिस्तान का कानून है। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, इस कौम को लूट रहे हैं और लूटने का 10 साला मंसूबा बनाकर इस वक्त बैठे हुए हैं, क्या उनको भी कभी हथकड़ियाँ लगेंगी? क्या कभी ये कौम देख सकेगी कि जिसने इस कौम के बच्चों को लूटा, क्या उनके बच्चों को लूटने के बाद क्या पाकिस्तान की अदालतें जागेंगी? नहीं जागेंगी। तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। मैंने बहुत पहले एक जुमला कहा था, मुझे आज इस तनाजुर में वो याद आ गया। आपने व्यूअर्स पीटीवी पे पुराना एक कॉमेडी शो आया करता था सुबह के वक्त 50-50 के नाम से, तो उसमें एक अंग्रेज का किरदार है और वो जब पाकिस्तान के हालात को देखता है तो वो बहुत परेशान होता है कि यहाँ पे लोग करप्शन कर रहे हैं, पुलिस जो है वो रिश्वत देती है और लोग उन्हें पूछते नहीं हैं, और अगर आपने सड़क के ऊपर खड़े हैं और चालान आपका हो रहा है तो आप पैसे देंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें, वो एक सेटायर है उसमें। जब वो पूछता है कि क्या कुछ हो रहा है तो बताता है कि यहाँ पे सब कुछ होता है, तो आगे से मुस्कुराकर कहता है व्हाट अ कंट्री। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो सब कुछ हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि लोग अपना काम सही तरह से नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारियां सही तरह से नहीं निभाते, और इसीलिए सिर्फ अगर ये कहें कि व्हाट अ कंट्री एंड दिस ओनली हैपन्स इन पाकिस्तान, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। खान साहब ने यह भी कहा कि कानून से बालातर लोग हमेशा बच जाते हैं। पहले मुशर्रफ और उसके बाद जनरल बाजवा ने उनको एनआरओ दिया। मेरे दौर में नैब जनरल बाजवा के अंडर था, जस्टिस जावेद इकबाल साहब जाते और खान साहब को बार बार ये बताते कि जरदारी साहब और शरीफ फैमिली के अरबों के रेफरेंसेस हैं, मगर जनरल बाजवा सबसे बड़ी रुकावट है। करो ना कोर्ट मार्शल, जनरल बाजवा को बुलाओ और पूछो कि आप किस तरह से सहूलतकारी करते रहे। अगर अरबों का पैसा, अरबों रुपए पाकिस्तान की आवाम का पैसा, और इसका सवाल पूछा जाए तो आप उनको इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठा दें और ड्राइंग रूम में जाकर कहें कि मुक्को की मुक दो मेरे नाल,
تو کیا ان لوگوں کے خلاف کیا کورٹ مارشل نہیں ہونا چاہیے؟ آج یہ عمران خان کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کا مطالبہ ہے جو روز جنگ لڑتا ہے بھوک کی، جو روز اپنے بچوں کے لیے پیسہ کمانے کے لیے نکلتا ہے، لیکن شاید اسے صرف انتظار ملتا ہے، بجلی کے بل ملتے ہیں، وہ آج سڑکوں کے اوپر مارا مارا پھر رہا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی شاخرچیاں کیا ہیں پتہ ہی چلا ہے ویورز کے سندھ کے اندر 100 سے زائد یہ جو ویگو ڈالرز ہیں یہ خریدے گئے ہیں، ویگو ڈالا، اور اس کا کام کیا ہوگا کہ وہ پٹرولنگ کریں جی سندھ کے اندر، جس ملک کے اندر، جس صوبے میں بچوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، گڈ گورننس کے مسائل ہیں، آپ کو یہ جو ویگو ڈالے تھے خریدنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب اس کے اوپر میں ایک سٹوری بھی کر رہا ہوں، میں مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے لاؤں گا۔ پھر عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ نیب کے تفتیشی آفیسر کو دھمکی نہیں دی تھی، کیونکہ اس پہ پروپیگنڈا ہوا ہے نا جی کہ دیکھیں عمران خان نے دھمکی دے دی کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ خان صاحب نے اس کا جواب دے دیا، تمام لوگ کان کھول کر سن لیں جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ دھمکی دی گئی۔ میں نے کہا تھا کہ چیئرمین نیب اور نیب کی تفتیشی آفیسر پر کیس کروں گا تاکہ یہ آئندہ لوگوں کو انتقام کا نشانہ نہ بنائیں۔ نیب کے خلاف عدالت جانا چاہتا ہوں تاکہ نیب کے لوگوں کو بھی خوف ہو۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے تحت نیب کو خود مختار ادارہ بنایا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جج زیبا کا بھی یہ معاملہ ہوا، عمران خان نے کہا تھا کہ میں آپ کا پیچھا کروں گا، اور اس کو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا نتیجہ اس کا نکالا، اور پھر کس طرح سے خان صاحب کو ایک مقدمہ بنایا گیا۔ اور پھر یہ جو جج ہے نا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے ججز تھے اس وقت جنہوں نے کہا کہ ہم ٹی روم میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹیلی ویژن کے اوپر ایک ہیڈ لائن آتی ہے اور پھر ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ آج ان کے اوپر بیت رہی ہے نا، تو اب انہیں پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہ مافیاز آپریٹ کیسے کرتے ہیں۔ منی لانڈرنگ کو کھلی چھوٹ دے دی گئی، اب اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ پاکستانیوں کا پیسہ اس وقت دبئی کے اندر لوگوں نے اکٹھا کر لیا جی، یہاں سے پیسہ باہر جا رہا ہے۔ جدادیں کیسی بنائی گئی، قوم ضرور یہ سوال بھی پوچھے گی۔ فریال تالپور کی جی 5 پراپرٹیز ہیں، یہ ویکی لیکس کے اندر چیزیں سامنے آئی۔ نیب جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا نا، عمران خان یہ بھی بات ایمفیسائز ہمیشہ سے کرتے رہے، جس طرح یہاں پہ اسکاٹلینڈ یارڈ کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے وائٹ کالر کرائم سے نبٹنے کے لیے، ایک پورا اسکواڈ موجود ہے، ان کی ٹریننگ ویسے کروائی جاتی ہے، پھر وہ یہ پیٹرنز کو آبزرو کرتے ہیں، پھر لوگوں کو جو وائٹ کالر کرائم کے اندر ملوث ہیں انہیں ٹریک ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ چوری کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائیں اور جو مرضی کریں، ان کے ساتھ مل جائیں تو سارے کیسز ختم، اور انصاف یہی ہے اس ملک کے اندر۔ مجھے نا آج پاکستان کے حالات کے بعد ایک سین میرے سامنے آیا ایک دن جیو کے ساتھ، اور وہ وڑائی صاحب جو ہیں وہ خالد مقبول صدیقی کے ساتھ ایک بڑی سی گاڑی میں کبھی لیفٹ کبھی رائٹ اور کھانے اور سب کچھ چل رہا تھا۔ تو مجھے اور ساتھ ہی اس تصویر کے بعد نا ایک اور خبر چلتی ہے جس میں عشرت العباد صاحب ایک ریلی نکالی گئی جس میں ان کے لوگوں نے پلے کارڈز اور ان کی تصویریں اٹھائی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پاک سرزمین پارٹی کے حوالے سے بھی اسی قسم کی چیزیں دیکھی جس میں مصطفیٰ کمال صاحب کی تصویریں تھیں اور پھر رحیل شریف صاحب، یہ سارے کا سارا جو پورے کا پورا ایم کیو ایم کو کنٹرول کرنا اور پھر اس جماعت کو جس طرح سے آپ نے بنا دیا۔ اب جو میسج تھا ان تصویروں کے بعد جو میرے ذہن میں ابھرا کہ ایم کیو ایم کو کنٹرول کیا گیا، توڑا گیا، جو لوگ ان کے ساتھ مل گئے آج وہ محب وطن ہیں، ان کو آپ نوازتے بھی ہیں، جو لوگ ساتھ نہیں ملے انہیں آپ نے ختم کر دیا، آپ جو مرضی نام دیں۔ کراچی کے اندر بہت کچھ ہوا، یہ بات نہیں ہے کہ میں آج یہاں پر بیٹھ کر الطاف حسین کے حق میں بول رہا ہوں، نہیں، یہ جماعت ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی تھی، اسٹیبلشمنٹ نے اسے پالا، اسٹیبلشمنٹ نے اسے بنایا، اسٹیبلشمنٹ ہی سے چلا رہی ہے، لیکن وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو گئے آج وہ ایوان کے اندر موجود ہیں، تو وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی توڑنا چاہتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح دیگر جماعتوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ جمہوریت کا جو آج نقشہ ہے نا پاکستان کے اندر، اس میں یہ سیاسی جماعتوں کے قائدین خود ذمہ دار ہیں۔ جب یہ ہارنے لگتے ہیں تو یہ فون کرتے ہیں کسی جنرل کو، کسی سیکٹر کمانڈر کو، اور کہتے ہیں کہ سرائیں ہم حاضر ہیں، بتاؤ کرنا کیا ہے، بس ہمیں ایک سیٹ آپ دلوا دیں، باقی سب کچھ دیکھا جائے گا۔ تو آپ اگر فیصل واڈا کی کارکردگی آج دیکھیں تو کیا کارکردگی ہے جمہوریت کے لیے فیصل واڈا کی، اور وہ کس کے امیدوار تھے، کس طرح جتوایا گیا، اس طرح کے بہت سارے کریکٹرز پاکستان کی پچھلی 75 سالہ ہسٹری کے اندر آئے۔ تو اس میں قصور ان سیاستدانوں کا ہے جو جا کر ان سے مدد مانگتے ہیں، اور جب آپ ڈیل ان سے کریں گے تو پھر آپ کو اس ڈیل کے بدلے میں بہت سارا انٹرسٹ جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ ویورز، جو اگلا نقطہ ہے خان صاحب کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، اور انہوں نے الیکشن میں ڈاکہ مارا، نون لیگ کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں، اور 22 اگست کا جلسہ منسوخ کرنے کے لیے محنتیں کی گئی۔
8 सितंबर को जलसा करने की यकीन दहानी करवाई गई, मगर अब उसमें भी रुकावटें जो हैं वो डाली जा रही हैं। 9 मई के केसेस की समाजी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर हुई है, ये भी मैं आपको क्विकली खबर दे दूं। जज अरशद जवेद ने 9 मई के 4 मुकदमात में इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत की है, और इमरान खान के वकील हैं जी सलमान सफदर, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के वकील हैं। और मैंने ओवर द ईयर्स जिस तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कवरेज की, बहुत मेजर केसेस के अंदर खान साहब की पूरी जो ये वकला की एक पलटून है, इनमें बेहतरीन सलमान सफदर इसलिए भी हैं क्योंकि ये रिजल्ट्स जो हैं वो दे रहे हैं इमरान खान को ऐसे हालात में जब पूरी रियासती मशीनरी इमरान खान के खिलाफ है, निज़ाम खिलाफ है, हवाएं खिलाफ हैं, बल्कि अदालतें भी खिलाफ हैं। तो सलमान सफदर को ये क्रेडिट जो है वो ज़रूर जाता है। वकील सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए और कहा कि इमरान खान ने 9 मई की मजम्मत की है, जबकि मुकदमात के इंदराज के वक्त इमरान खान वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जेल में थे सर, और कहाँ थे। इमरान खान को कानून की बात करते हैं हमेशा से, और हाई कोर्ट ने वाजे किया कि उनके खिलाफ कोई मटेरियल मौजूद नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने हमारे खिलाफ 4 मौक़िफ़ अपनाए और चारों में फेल हुए। प्रोसिक्यूशन के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं। इस वक्त 24 मुकदमात में जमानतें हो चुकी। क्रिमिनल कानून का इस वक्त मजाक ना उड़ाएं। होता पता है क्या है, असल में फौजदारी मुकदमात। आपने आज ने एक हेडलाइन देखी होगी, इंसार अब्बासी साहब की खबर थी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि फौजदारी मुकदमात के हवाले से सबूत मौजूद है। लेकिन अगर आप जाकर उस खबर को नीचे पढ़ें तो पता चलता है कि 9 मई के हवाले से कोई चीज़ मौजूद है वो नहीं मौजूद। लेकिन ये बयानिया आपको टेलीविजन की हद तक नजर आएगा। अदालतों में, हाई कोर्ट के अंदर अगर प्रोसिक्यूशन कोई सबूत पेश नहीं करती तो इसका मतलब क्या है। जज ने कहा कि जाओ 12 बजे के बाद हम दोबारा अदालत लगाएंगे, जिस्मानी रिमांड के लिए तुम आ गए हो, दोबारा आना, फिर देखेंगे सबूत जो तुम्हारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं वो दिखाए जाएं, ताकि हम इस मुद्दे को हमेशा के लिए दफन कर दें, तुम्हारी बात को मान लें। लेकिन सबूत नहीं मिले और इमरान खान को जिस्मानी रिमांड जो है वो नहीं दिया गया जो प्रोसिक्यूशन और पुलिस जो मांग रही थी। अब सलमान सफदर ये कहते हैं कि लाहौर और रावलपिंडी में इल्जामात की नौयत अलग है। प्रोसिक्यूशन से पूछना चाहता हूं कि उनके क्या इल्जामात हैं। प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि हम रिकॉर्ड देखकर बता देंगे। इस पर कमरा अदालत में कह के गूंज उठे। तो सरकार, जब आप ये कहेंगे कि हमने इनसे बैनर्स बरामद करने हैं तो कह के लगेंगे। जब आप कहेंगे कि इल्जाम इमरान खान के ऊपर क्या है तो कह के लगेंगे। जब आपसे कहा जाएगा कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद लेकर आओ तो आप वो शवाहिद नहीं दे सकेंगे। तो फिर वक्फे से पहले भी कह के हैं और वक्फे के बाद भी कह के हैं। तो कॉमेडी शो चल रहा है जी। ये 9 मई अदालतों के अंदर साबित करें। जब हम ये रिपोर्ट करते हैं ना तो हमारे ऊपर भी प्रेशर आता है कि जनाब आप गलत रिपोर्टिंग करें। सर ये हम नहीं कर रहे, ये प्रोसिक्यूशन आपके साथ करवा रही है, ये मजाक हो रहा है। जब ये कहा जाता है ना कि पाकिस्तान की अदालतें हमें सपोर्ट नहीं करती, अदालतें आपको नहीं, आपके बयानिए को नहीं, अदालतें सबूतों को सपोर्ट करेंगी, इंसाफ को सपोर्ट करेंगी। इसीलिए सलमान सफदर बार बार ये कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई दलील नहीं है। ये कोई सबूत हुआ कि जनाब फलां आपके जो इंटरचेंज के ऊपर एक एसएचओ साहब फिर रहे थे, उन्होंने सुना कि साजिश हो रही है, ये कहां का सबूत है। और यही चीजें अदालत के अंदर ये अपना मजाक जो बनाती है, बयानिया चलता रहेगा और इमरान खान को इसी तरह ये किसी न किसी केस में अंदर रखेंगे। सलमान सफदर ये भी कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन के पास आज भी रिकॉर्ड नहीं है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को आखिरी मौका देते हुए दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए जमानतों पर समाअत जो है वो 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। उसमें आपको ये भी खबर दे दूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत ज़बरदस्त बोले हैं जी। मैंने इस पे पहले भी बात की थी, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई। इमरान खान का सिपाही हूं, हमेशा रहूंगा। मेरे ऊपर 55 मुकदमात 40 सालों में बनाए गए और दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, दीगर मुकदमात हैं। मैं उस वक्त कराची के अंदर मौजूद नहीं था। और वो ये भी कहते हैं कि 8 फरवरी को आपने तमाम मुश्किलात के बावजूद सही फैसले लिए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि जुडिशल पैकेज और जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक बिल आ रहा है। इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ये कहते हैं कि इन बिलों के जरिए पार्लियामेंट को बुलडोज करने की कोशिश की गई। सर बुलडोज करने की कोशिश नहीं की गई शाह साहब, पार्लियामेंट की बिल्डिंग सिर्फ खड़ी है। पार्लियामेंट में बैठने वाले कब के अल्लाह को प्यारे हो चुके। कम से कम आवाम के सामने बिल के दोनों पहलू तो सामने लाते। हमारी दरखास्त है कि अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर ना करें। और मौजूदा हुक्मरानों को ये कहता हूं कि आज हम धूप में हैं, कल आप धूप में हो सकते हैं। पाकिस्तान के वकला को इस पर गौर करना है। और फिर एक और सवाल शाह महमूद कुरैशी साहब से ये पूछा गया कि आपने परवेज़ इलाही साहब को पार्टी का सदर बनाया लेकिन वो खामोश है। तो इस पर उन्होंने कहा कि अडयाला जेल में वो और शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ इलाही साहब इकट्ठे थे और उनकी तबीयत वाकई ख़राब थी। उनसे सवाल ये भी हुआ कि आपके बारे में कहा गया कि आप एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। इस पर उन्हें जवाब दिया कि अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा होता तो क्या आज जेल में होता। मेरे खिलाफ पार्टी में एक बड़ी कैंपेन चलाई गई।
میرا سادہ سا سوال ہے کہ میں عمران خان کی کور کابینہ میں تھا، عمران خان سے سوال کیجئے گا کہ کیا ان کی کور کابینہ سے میرے علاوہ ان کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ مقدمے کی سماعت جی کیا ہوئی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے انسداد دہشتگردی عدالت کے جج سے مکالمہ کیا کہ میں پہلے اڈیالہ جیل میں پڑا رہا، اب کوٹ لکھپت جیل میں پڑا ہوں، اگر میری ضمانت ہو جائے تو کیا میں بھاگ سکتا ہوں؟ اگر میں بھاگ جاؤں تو لوگوں کو کیا شکل دکھاؤں گا؟ مجھے سیاست میں 40 سال ہو گئے اور میں آج تک میرے اوپر کوئی کیس نہیں بنایا گیا، اگر میں گناہگار ہوں تو سزا دے دی جائے۔ اچھا جی، انہوں نے جو بات کی نا کہ کمپین چلی اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، میں نے جی اس پلیٹ فارم کے اوپر اپنی غلطی تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کا اور خان صاحب کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند کیا، اور ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ سعد رفیق اگر نواز شریف کے لیے قربانی دے سکتا ہے، خواجہ سلمان اگر نواز شریف کے لیے جیل جا سکتا ہے، بے شک ان کے اپنے کرتوت بھی تھے لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، ان سب کا جو موقف تھا وہ ایک ہی تھا، ایک جماعت کے ساتھ اٹیچ رہے، اور اگر احسن اقبال ہو یا خواجہ آصف ہو یا کوئی اور ہو یا رانا ثناء اللہ ہو، یہ سب لوگ نون لیگ کے ساتھ کھڑے رہے، تو پھر ان لوگوں کو کیا مسئلہ، یہ کیوں عمران خان کو چھوڑنے کی باتیں کرتے ہیں؟ تو اس میں ایک لہر میں یہ بات جو تھی اس وقت ہمیں نظر آ رہی تھی، لیکن لوگ جو چھوڑ کر چلے گئے وہ چلے گئے، لیکن جو ساتھ کھڑے ہیں وہی آپ کے باوفا ساتھی ہیں۔ تو میں نے ہمیشہ جو ہے جب بھی مجھے موقع ملا، جب سے اپنا شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں اور جس طرح سے عمران خان کے ساتھ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا، تو یقیناً یہ ان کی قربانیاں ہمیشہ جو ہیں وہ یاد رکھی جائیں گی، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے میرے سمیت بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ حیران کیا، اور ہم تو صرف حیران ہوئے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت پریشان ہیں، کوئی نئے قانون لا کر بل پاس کر کے ان پہ دستخط کر کے لوگوں کی آواز کو دبانا چاہتا ہے، اور کوئی اس پارلیمنٹ کو ہی خریدنا چاہتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ جی بک چکی ہے، بولیاں روز لگتی ہیں لیکن پارلیمنٹ بک چکی ہے، جہاں پر صرف اور صرف طاقتور کے لیے اب قانون سازی جو ہے وہ کی جائے گی۔ ویورز، یہ آج کی ہماری ڈشز تھی۔ جاتے جاتے ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ ٹارگٹ جو ہے اسے ہم نے ضرور اچیو کرنا ہے، اور یہ صرف آپ کی جو محبت ہے اس کے نتیجے میں ہمیں یہ ٹارگٹ جو ہے وہ ہم اسے پورا کر سکیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو ہمارا 500,000 کا ٹارگٹ ہے اسے اچیو کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔